नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। प्रदेश की खबरें विस्तार से जानते हैं। यूपी के हाथरस में अभी गैंगरेप की घटना का मामला सारे देश में गूंज रहा है। इस पर सियासत हो रही है। इन सब के बीच में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में रिछाई गांव में दलित की पत्नी के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आ गया। दलित परिवार के पड़ोस में रहने वाले आरोपियों ने गैंगरेप को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, मामले में हद तब हो गई जब पीड़ित परिवार पुलिस चौकी से लेकर थाने की चक्कर लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। आखिरकार प्रशासन से न्याय न मिलने पर पीड़िता ने फांसी के फंदे पर झूलकर मौत को गले लगा लिया। पीड़ित परिवार ने चीचली थाना पुलिस पर सीधा आरोप लगाया। कहा कि पीड़िता और परिजन चीचली थाने गए तो थाना प्रभारी ने शिकायत लिखने के बजाय उल्टा फरियादी को गाली गलौज कर थाने में रात भर बंद करके रखा। सुबह 2000 की रिश्वत लेकर छोड़ दिया। मामले में एक और हैवानियत, पति को रात भर थाने में रखने से पीड़िता ने तंग आकर के फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया। इस घटना से गांव में बेहद तनाव की स्थिति है। एसडीओपी का यह मानना है कि चीचली पुलिस ने परिजन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया और इसी के चलते पीड़िता ने मौत को गले लगाया। पुलिस समय पे कार्रवाई करती तो क्या ये बस जाती बहू ने मरती भाई, बहू ने खुद सही ने साहब से कही कि मैं मर जाऊंगी। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते कि जैसी हमारी बहू गई, जैसे सजा बलात्कार कहाँ पे हुआ? फॉर्म बहुचारी गई थी निर्मला और जी। कौन ने किया बलात्कार? परसों बड्डे अनिल। आपको कैसे पता, कब पता चला? पत्नी ने बताई जब उसने फांसी लगाई, जब कुलप्पा साहब ने रिपोर्ट नहीं लिखी। चिचौड़िया चौकी में रिपोर्ट करने गए थे तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। बलात्कार की घटना बता रहे हैं और उसी के चलते उन्होंने आत्महत्या की। प्रकरण की जांच की जा रही है तो परीक्षण भी कराया जा रहा है। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे हाथरस गैंगरेप केस का गुस्सा सारे देश में है। इस पर सियासत भी भरपूर हो रही है, विरोध प्रदर्शन भी जारी हैं और इन सब के बीच मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर दरिंदगी की इंतहा पार कर देने वाली वारदात यहां हो चुकी है। कई शहरों में हाथरस केस के विरोध में प्रदर्शन भी हुआ है। नरसिंहपुर में गैंगरेप पीड़िता ने इंसाफ न मिलने पर फांसी लगा ली, खुदकुशी कर ली। दो तस्वीरें देखें, एक तरफ इंदौर में होता विरोध, दूसरी तरफ गैंगरेप पीड़िता ने यहां जान दे दी। सूबा कोई भी हो, सरकारें चाहे जिसकी भी हो, हर एक जगह इंसाफ में देरी या हीला हवाली, मामले पर लीपापोती, लापरवाही, ये पीड़ितों पर भारी पड़ती है। तो हाथरस केस में एक तरफ लगातार विरोध प्रदर्शन चलता रहा है। इस पर जमकर कई तरह के बयान, ट्वीट्स, आरोप सोशल मीडिया पर भी हैं और सड़क पर उतर करके भी प्रदर्शन है। एक तस्वीर हमने आपको दिखा दी। वैसे प्रदेश में कई जगहों के ऊपर यह विरोध प्रदर्शन हुआ है। जबलपुर की घटना भी अभी ठंडी नहीं पड़ी और एक बार फिर से नरसिंहपुर में यह घटना घट गई है। हमारे साथ विजेंद्र पांडे जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विजेंद्र, एक बच्ची के साथ में दुराचार और उसकी जो लाश मिली थी, इसके बाद से लेकर अब तक हाथरस का मामला, उस पर सियासत, अब ये नरसिंहपुर का पूरा घटनाक्रम, क्या हो रहा है? सूबा कोई भी हो, हालात ऐसा लगता नहीं कि बहुत जुदा हैं। बेशक पुनीत, ये अत्याचार का अतिरेक नहीं तो क्या है, ये दरिंदगी की इंतहा नहीं तो क्या है, और ये जंगल राज नहीं तो क्या है कि तमाम सख्त कानूनों के एग्जिस्टेंस के बावजूद एक के बाद एक बच्चियों को, महिलाओं को, नाबालिगों को शोषण का शिकार बनाया जा रहा है और ये हाथ से थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाथरस की हैवानियत के बाद जबलपुर में, जैसा आपने जिक्र किया, महज 2 साल की मासूम बच्ची को दुष्कर्म के बाद मौत के घाट उतार दिया। ऐसा ही एक घटनाक्रम खरगोन में भी हमने देखा। और उसके बाद आप देखिए कि सिस्टम जो बात कहता है कि जो फुल प्रूफ होने की बात कहता है, वहाँ पर इस तरह से लापरवाही बरती जाती है, इस तरह से अमानवीयता बरती जाती है कि एक गैंग रेप पीड़िता की एफआईआर तक लॉन्च नहीं की जाती, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जो नरसिंहपुर का मामला है, इन तमाम मामलों में ऊपर नज़र आता है और ये बताता है कि सिस्टम की जो गड़बड़ी है वो कितनी गंभीर है और आखिर क्यों तमाम सख्त कानूनों के बावजूद संबंधित पक्षों को, पीड़िताओं को इंसाफ नहीं मिल पाता। इस घटनाक्रम को अगर हम देखते हैं पुनीत, तो ये जो चीचली थाना
क्षेत्र है, वहाँ के रिछाई गांव का ये पूरा घटनाक्रम है। एक दलित महिला के साथ पड़ोस में रहने वाले 3 आरोपियों के द्वारा गैंगरेप किया गया। और गंभीर बात यह है कि 2 दिन तक गैंगरेप पीड़िता अपने पति के साथ अपनी दरख्वास्त लिखवाने के लिए, अपनी FIR लॉन्च करवाने के लिए थाने से लेकर चौकी तक एक करती रही, गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी FIR लॉन्च नहीं की गई। और गंभीर बात यह है कि महिला का पति जब दबाव बनाते हुए एक उसने इंसाफ की मांग की, चिचली थाना पहुंचकर पहले तो उसे चौकी से यह कहकर भगा दिया गया कि चौकी स्तर पर FIR ही लॉन्च नहीं की जाती। और उसके बाद जब वो चिचली थाना पहुंचता है तब वहां उसके साथ बदसलूकी की जाती है। मिथ्या आरोप लगाने का आरोप उस पर ही लगाया जाता है कि वो अपनी व्यक्तिगत कोई दुर्भावना भुंजाने के लिए अपनी पत्नी से दुष्कर्म का झूठा आरोप लगा रहा है। और उसके बाद उसके साथ बदसलूकी की जाती है, गाली गलौज की जाती है। रात भर थाने में उसको अवैध तरीके से हिरासत में रखा जाता है और सुबह उससे 2000 रुपये की रिश्वत लेकर छोड़ा जाता है। ऐसी स्थिति में उसकी मनोदशा क्या होगी? वो जब सुबह अपने घर पहुंचता है और जब गैंगरेप पीड़िता ये देखती है कि उसका ये हश्र हुआ, उसके पति का ये हश्र हुआ और कानून व्यवस्था से जब उसका भरोसा उठता है तो इस तरह से वो एक गलत कदम उठा लेती है। अब इस मामले पर पूरे चिचली थाने के स्टाफ को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है, सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। लेकिन उस गैंगरेप पीड़िता के साथ जो अन्याय हुआ है उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? वो आज इस दुनिया में नहीं है। वो यही सोचकर इस दुनिया से चली गई कि जो तमाम कानून नियम कायदे हैं वो सिर्फ कहने के हैं और ज़मीनी तौर पर उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो दरअसल पुनीत यही भरोसा जगाने की ज़रूरत है। तमाम नियम कायदे कानून, सख्त कानून मौजूद हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन करने वाला अगर पुलिस का अमला इस तरह से अमानवीयता जताएगा, इस तरह से लापरवाही करेगा, इस तरह से अगर गैंगरेप पीड़िता के पति को उसकी FIR लॉन्च करने के लिए रात भर थाने में बैठाया जाएगा, मारपीट की जाएगी, उससे रिश्वत ली जाएगी, तो आखिरकार इंसाफ कैसे मिलेगा? कानून का राज कैसे स्थापित होगा? यही वजह है कि जंगल राज जैसी एक स्थिति है जिसको लेकर समाज मुखर है। लगातार फांसी देने की मांग आरोपियों को की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है उन तमाम पुलिसकर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई करने की जो कानून का मखौल उड़ाते हैं और कानून के प्रति जो लोगों में एक विश्वास पैदा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ऐसे ही जमीनी तौर पर पुलिसकर्मियों की होती है। लेकिन यदि पुलिसकर्मी इस तरह का बर्ताव यहाँ पर करेंगे, उन दावों का भी क्या हुआ समझ में नहीं आता, जब बार बार कहा जाता कि रूट लेवल पर काम करने वाले पुलिसकर्मी, स्टाफ, थाने के लोग, उनको ऐसे मामले में बेहद संवेदनशील होना चाहिए। जरा सी चूक, जरा सी अनदेखी, लापरवाही, छिपाना, लीपापोती, ये भारी पड़ सकती है, जैसा इन केसेस में दिखाई पड़ रहा है। चाहे जबलपुर का मामला हो, चाहे नरसिंहपुर का मामला हो, चाहे हाथरस की स्थिति हो। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स 2020 यानी आईफा को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे तमाशा कह दिया। सीएम शिवराज ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में आईफा अवार्ड्स अब नहीं होंगे। जवाब में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि जिन्हें आईफा तमाशा लग रहा है वो खुद एक तमाशा है। मुझे पता चला कि कई उद्योगपतियों से राशि वसूली गई। कंपनी से खबर आई कि 4 करोड़ रुपए हमसे ले लिए गए आईफा के नाम पर। मैंने कहा और किस किस से लिए पता करें, ये ठीक नहीं है। अगर लेना ही है तो कोरोना के लिए लो, दूसरी चीज़ों के लिए लो। आईफा नहीं होगा, आईफा के तमाशे की कोई जरूरत नहीं। शिवराज जी तो खुद ही तमाशा है। 15 साल तमाशा करके मध्य प्रदेश की जनता ने हमें घर बैठाया। अब तमाशा है या तमाशा नहीं है वो जनता तय करती है। शिवराज के कहने से कोई चीज तमाशा बनती नहीं। ये कहना कि कोई पैसे दिए थे, हमने कोई पैसे दिए नहीं थे। पहले तो कहा इतने पैसे दे दिए, झूठ। उनको बहाना चाहिए झूठ का। चलिए अब उपचुनाव से जुड़ी, सत्ता के संग्राम से जुड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस बीजेपी में अभी भी माथापच्ची ही चल रही है। कांग्रेस ने तो 24 सीटें घोषित कर दी कि कौन वहां उम्मीदवार होंगे। 4 सीटों पर यहां भी मामला फंसा है, उम्मीदवार ढूंढे जा रहे हैं। कांग्रेस मेगांव, मुरैना, ब्यावरा, बड़ा मलेरा इन 4 सीटों पर उलझी हुई है। आज इन सीटों के जो दावेदार थे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से मिले हैं, चर्चा की है। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में इन 4 सीटों पर फाइनल नाम आ जाएंगे। इधर बीजेपी में 25 सीटों पर कैंडिडेट तय बताए जाते हैं। ये वो लोग होंगे जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं।
हालांकि बीजेपी ने उनका भी औपचारिक ऐलान नहीं किया। आगर, जौरा, ब्यावरा सीट पर बीजेपी में भी पेंच फंसा है, यानी 3 सीटें यहां भी हैं जहां भारी उलझन है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी को लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक प्रदेश के दौरे पर हैं। वासनिक ने उपचुनाव को सत्य असत्य की लड़ाई करार दिया। वासनिक ने कहा कि उम्मीद है कि अंत में जीत सत्य की होगी। पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट से जीतने के बाद बीजेपी में चले जाने वालों को वासनिक ने सत्ता के लिए लॉलप बताया। कहा कि जिन्होंने जनता के जनादेश का अपमान किया, ऐसे लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। वासनिक ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। जो लोग जनादेश प्राप्त करके यहां विधानसभा का चुनाव जीते थे, उन्होंने गद्दारी कर कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराकर वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर चुके हैं। अंततः गत्वा ये सत्य की ही विजयी होगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए बसपा ने भी अपने प्रत्याशियों की एक और लिस्ट, दूसरी सूची है, इसको जारी कर दिया। इस सूची में 10 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम घोषित किया है। भांडेर से कांग्रेस छोड़कर बसपा में आए महेंद्र सिंह बौद्ध को टिकट दे दिया है। सांची से पूरण सिंह अहिरवार, ग्वालियर से हरपाल मांझी, ग्वालियर पूर्व से महेश बघेल, बमौरी से रमेश डाबर, सांवेर से विक्रम सिंह गहलोत, सुवासरा से शंकरलाल चौहान, मानधाता से जितेंद्र वाशिंदे, ब्यावरा से गोपाल सिंह भिलाला और आगर से गजेंद्र बंजारिया को मैदान में उतारा है। बसपा ने पहली सूची में 8 प्रत्याशियों के नाम ऐलान किए थे और इस तरह अब तक 18 सीटों पर 28 में से बसपा अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। भांडेर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है। यहां आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी कड़ी में कांग्रेस छोड़कर बसपा का दामन थाम चुके पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बौद्ध ने आज सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह और लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह पर व्यंग कसा। बौद्ध ने व्यंग्यात्मक लहजे में सेवड़ा से विधायक घनश्याम सिंह जी और लाहौर के विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी बौद्ध का धन्यवाद दिया। उन्होंने 6 बार का टिकट कटवाने को लेकर धन्यवाद दिया। साथ ही बौद्ध ने विधायक पर डकैतों का साथ देने का गंभीर आरोप लगाया। आपको बता दें कि महेंद्र बौद्ध को बहुजन समाज पार्टी भांडेर विधानसभा से एक प्रत्याशी बना चुकी है, लेकिन अधिकृत घोषणा के पहले से महेंद्र सिंह बौद्ध चुनावी समर में कूद चुके हैं, प्रचार कर रहे हैं। खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेपानगर से मंजू दादू के चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि मंजू दादू के निर्दलीय चुनाव लड़ने की अफवाह फैलाई जा रही है ताकि कार्यकर्ताओं में असमंजस आए। नंद कुमार सिंह चौहान ने मंजू दादू को बीजेपी के प्रति निष्ठावान बताया। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा कासडेकर को जिताने के लिए पूरी ताकत से क्षेत्र में काम कर रही हैं। इस दौरान पूर्व विधायक मंजू दादू और भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा कासडेकर भी मौजूद थीं। मध्य प्रदेश की सांवेर विधानसभा सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट होने के साथ साथ सबसे संवेदनशील विधानसभा सीट है और ऐसे में उपचुनाव के दौरान खर्च की एक एक पाई पर नजर रखने के लिए 25 सेक्टर बनाकर अलग अलग विभाग के अधिकारियों की टीम तैनात है। टीम में आबकारी, खाद्य, परिवहन विभाग समेत दूसरे विभाग के अधिकारी। आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार पर बारीकी से नजर गड़ाए हुए अधिकारियों के मुताबिक आगामी उपचुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। सांवेर विधानसभा की प्रत्येक सीमा पर चेकिंग नाके के साथ पुलिस बल की तैनाती है। तो चूंकि इस बार एक ही चुनाव हो रहा है जिले में और एक कॉमर्शियल सिटी से लग करके है, इस कारण से इसमें एक्सपेंडिचर सिस्टम होने के कारण व्यय निगरानी के ऑब्जर्वर भी आएंगे इसमें और व्यय निगरानी की विशेष टीमें बनाई हम लोगों ने। 3 नवंबर को होने वाले चुनाव की आदर्श आचार संहिता परिवर्तनशील हो गई है और उसके लिए हम लोगों ने जरूरी तैयारियां कर ली हैं। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।
सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। सीएम शिवराज ने गांधी भवन पहुंचकर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर शिवराज ने कहा कि बापू ने मानवता को अहिंसा का मंत्र दिया। अन्याय के खिलाफ बापू ने सत्य अहिंसा का संदेश दिया। कांग्रेस की ओर से मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी मौजूद रहे। कमलनाथ ने भी गांधी जी के आदर्शों को याद किया। पूज्य बापूजी की जयंती है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। उन्होंने जो काम किए, देश की जैसी सेवा की, वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। पूज्य बापूजी और पूज्य शास्त्री जी दोनों के चरणों में नमन, इस संकल्प के साथ कि उनके बताए मार्ग पर चलने का हम प्रयास करते हैं। आज गांधी जयंती के अवसर पर हम बापूजी को याद करते हैं। उन्होंने ही देश का भविष्य का नक्शा बनाया था। उनकी कुर्बानी से आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ। पूरा विश्व आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मना रहा है, लेकिन विश्व को अहिंसा का रास्ता दिखाने वाले महात्मा गांधी की जयंती पर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शर्मसार करने वाली तस्वीर आ गई। शहर के रीगल तिराहे पर स्थित गांधी की प्रतिमा के पास कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई हुई। भाजपा के एक नेता प्रधानमंत्री मोदी का मुखौटा लगाकर गांधी जी की प्रतिमा पर माला चढ़ाने पहुंचे। मौके पर पहले से कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा था। भाजपा नेता लच्छू शर्मा ने माल्यार्पण के बाद मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। शर्मा के साथ पहुंचे दूसरे भाजपा नेताओं भी कांग्रेसियों को चढ़ाते हुए टिप्पणी करने लगे। इसके बाद कांग्रेसी आक्रोशित हो गए। हाथरस कांड और युवती की मौत को लेकर मोदी पर जवाब देने के लिए दबाव डालने की बात कहने लगे और इसी बीच मारपीट हो गई, झूमाझटकी शुरू हो गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।